साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव एक बार फिर आपका स्वागत है इस लाइव में। साथियों, तकनीकी समस्या के कारण लाइव हमारा एक बार रुक गया था। साथियों, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, शायद मैंने पहले भी लाइव के शुरुआत में बता दिया था कि आज मैं धीरे बोलूंगा, मेरी तबीयत खराब है। लेकिन आज लाइव में इसलिए आया हूं कि लगातार कई लोगों को कॉल और मैसेज आ रहे थे, मैं उनका कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। पहले मैं सचिवालय मीटिंग में था, फिर सीएमओ में राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग में था, और उसके बाद कार्यालय पे बायोलॉजी जो जीव विज्ञान 2018 व्याख्याता की जो अभ्यर्थी है उनके साथ उनके संबंधित अधिकारियों से बात करके उनकी समस्याओं के निस्तारण में मैं लगा हुआ था। उसके बाद अब मेरे दोस्त की लाइब्रेरी में गया, जो चीजें, क्योंकि जो आज मीटिंग हुई थी पहले समिति की मीटिंग में सुझाव मांगे गए हैं। आवाज आ रही है मेरी? समिति की मीटिंग में सुझाव मांगे गए थे, जो पूर्व आरपीएस चेयरमैन और अन्य कई सदस्य थे। आज मुझे भी बेरोजगारों की तरफ से बुलाया गया था, और कम से कम ये तो अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी सतर्क होकर कमेटी बनाई है, और वो 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से कैसे हो, कैसे पूरी हो, कैसे जो कुछ कमियां उनको दूर की जाए, और एक कमेटी का गठन किया। और आज हमसे भी सुझाव मांगा गया, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद। लेकिन साथियों, जो हम आंदोलन लगातार कर रहे थे, हम लगातार भर्ती प्रक्रिया लंबित को जल्द से जल्द पूरी हो, नई भर्तियां निकाली जाए, सिस्टम में सुधार हो, पेपर लीक, फर्जी डिग्रियां, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे थे। आपने देखा होगा कि बाहरी राज्यों में जो बिजली विभाग की भर्ती को परीक्षा केंद्र 31 में 21 दिए गए थे, अब राजस्थान में कर दिए गए। सामान्य ज्ञान जोड़ दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा। इसके अलावा टेक्निकल हेल्प के लिए साफ मना कर दिए गए थे, उसकी घोषणा हो गई। धीरे धीरे हमारी समस्याओं का निस्तारण होगा। साथियों, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और शायद मैं इतना ही जरूर कहूंगा कि साथियों कि आज जो लोग सिस्टम में सुधार हो, बेरोजगार को लड़ाई में जॉब मिले, बेरोजगारों को न्याय मिले। आपने देखा होगा कि जो 9 दिन महापड़ाव डाला, उसके अलावा जो उपचुनावों में जब हमने मोर्चा खोला, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई, मंत्री से मुलाकात हुई, और अब मुख्यमंत्री जी खुद ने मीटिंग ली, और मीटिंग के बाद उन्होंने कमेटी का गठन किया, और आज सुझावों के लिए मुझे बुलाया गया। तो साथियों, मैं कई सुझाव दे के आया था। कई सुझाव यदि मुझसे रह गए तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि हाँ ये रहेगी, क्योंकि मुझसे लिखित में भी मांगा गया है, कल तक मुझे लिखित में भी उनको देना है। आज मैं उनके सामने मजबूती से आपकी बात रख के आया हूँ। साथियों, प्रयास पूरे रहते हैं कि मेरे बेरोजगार को न्याय मिले। हालांकि जिस प्रकार पिछले दिनों के जो घटनाक्रम थे, हालांकि कई चीजों से मुझे हताशा मिली थी, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा था, जितना पहले जितने जो मैं हर समय आप लोगों के लिए तैयार रहता था, शायद ऐसा मैं 24 घंटे आपका साथ नहीं दे पाऊं, लेकिन जितना समय मिलेगा मैं आपका साथ दूंगा। आज मेरा वहां जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं उनके सामने आपकी बात रख सकूं, क्योंकि खेती के बारे में किसान जानेगा, और युवाओं के बारे में वो युवा जानेगा जो समस्याओं को बारीकी नजर से देखा है। उनके सामने मैंने मजबूती से बात रखी है। क्या क्या मांगे मैंने उनके सामने रखी है, आपको मैं बताना चाहूंगा। लेकिन साथियों, जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इस लाइव को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए, यूट्यूब चैनल पे हो चाहे वो फेसबुक पे हो, क्योंकि उन तक बात पूछे कि आज मीटिंग में क्या हुआ। क्योंकि वो मुझे कॉल और मैसेज ज्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि मेरी तबियत खराब है, और वैसे मेरी तबियत खराब होती नहीं है आमतौर पर, लेकिन मैंने जो 7 से 8 बार आंसर किया, उसके कारण मेरा शरीर डैमेज था। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले जो मार्च में कोरोना आया था, उसके बाद लगातार मैंने किराया माफी, लगातार कोरोना में बीकानेर, आरपीएस, जहां जाना मैं पीछे नहीं हटा, हमेशा लगातार बेरोजगारों के लिए लड़ता रहा हूं। लेकिन अब जरूर मेरी तबियत थोड़ी खराब हुई है, कई विपरीत परिस्थितियां भी हैं जिनसे मैं जूझ रहा हूं कुछ दिनों से, और विपरीत परिस्थितियों के कारण मैं खुद भी एक तरह से विचलित भी हूँ, परेशान हूँ। लेकिन सच को कोई आँच नहीं, और एक दिन सच की जीत होगी। मैं इतना जानता हूँ, परिस्थितियां इंसान की गलत हो सकती है, लेकिन जब परिस्थितियां सही होंगी, सबके सामने सच्चाई आएगी, तब वो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, निशब्द हूँ, लेकिन मेरा काम, मेरा कर्म, और जो मैं काम करूंगा वो जवाब देगा। लेकिन इतना जरूर है कि समय रहते हर चीज से पर्दा हट जाता है, आज नहीं तो कल हटेगा। क्योंकि आजकल इस जमाने में सब लोग अपने छोटे से लालच के खातिर एक सच्चे इंसान को भी बेईमान साबित कर देते हैं। लगातार आवाज उठा रहा हूँ, निस्वार्थ, किसी से बिना कुछ लिए लगातार आवाज उठाता रहता हूँ। आज गया, क्योंकि जब समिति का गठन हुआ तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया कि सब इसमें हमारे सुझाव भी शामिल किया जाए, हम बता सकते हैं बेरोजगारों की पीड़ा क्या है। मैं मुख्यमंत्री जी को इसलिए धन्यवाद दिया था, कम से कम मेरी बात उन तक पहुंची, और मुझे बुलाया गया। सुबह 8 बजे मेरे पास फोन आया कि आपको आना है और आज मीटिंग है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि क्योंकि मीटिंग में एक सुझावों के लिए बुलाया गया।
किसी व्यक्ति को बुलाते तो शायद उसको पता भी नहीं होता, लेकिन जो युवाओं से जुड़ा हुआ हूँ मुझसे बुलाया तो मुझे अच्छा लगा, मैं उनकी बात बड़ी मजबूती के साथ रख सका। साथियों, पहली बार मैं 9 साल से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, कभी भी बेरोजगारों के लिए कमेटी नहीं बनी, कभी भी बेरोजगारों को बुलाया नहीं गया, समस्या पहली बार की। धीरे धीरे हमारा संघर्ष लगातार एक सफलता की ओर अग्रसर है, लगातार हमारे कार्य भी हो रहे हैं। जो बिजली विभाग की भर्तियों का जो परीक्षा केंद्र बाहर दिए गए तो राजस्थान में हमने हमारे संघर्ष के बदौलत करवाए। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भी राहत मिली, टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के लिए मना कर दिया गया तो उसकी भी हाँ हुई है। और इसके अलावा और भी कई मुद्दे धीरे धीरे समस्या का हल होगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने मीटिंग ली, मैंने एक बार पहले लाइव में कहा था कि मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात हुई है, जल्द ही वो मीटिंग लेंगे और कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि मीटिंग में जो कमेटी का गठन किया, कमेटी ने आज मीटिंग किया, शनिवार को फिर मीटिंग करी, 1 महीने के अंदर उनको पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। अब रिपोर्ट में क्या होगा, हम भी सुझाव दें, हम भी भागीदार बने। साथियों, मैंने जो सुझाव दिए मैं आपके सामने रख रहा हूं और यदि आपके पास भी कोई अच्छे सुझाव हो तो मुझे जरूर बताइए, जिससे मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे बताइए। मेरे नंबर 94 60 19 75 75, मेरे नंबर 94 60 19 75 75 आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे भेजिए। कोई अच्छा सुझाव हो तो मैं उसको लेटर पेड पे लिख के सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा, उन कमेटी समिति तक पहुंचाने का काम करूंगा, जिससे मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को भला हो, अच्छा हो। साथियों, जितने लोग लाइव जुड़े हैं वो शेयर कर दीजिए, क्योंकि अचानक आया हूं तो कई लोगों तक बात पूछे, क्योंकि मैं फोन और कॉल का जवाब जब तक मेरी तबियत सही ढंग से नहीं हो पाएगी, विपरीत परिस्थितियां नहीं टल पाएंगी, जब तक मैं नहीं दे पाऊंगा। थोड़ी परिस्थितियां विपरीत है, कई चीजों को लेकर मैं खुद भी कुछ दिनों से परेशान हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जहां तक मुझे समय मिलेगा, जहां मेरी अंतिम सांस है, जब तक मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। साथियों, मैंने आज उनके सामने मैं ये जो चीजें हैं वो लिखित में मैं पूछाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज भी बताना चाह रहा था आप लोगों को एक चीज कि जब मैं मीटिंग में गया करीब 12 सवा 12 बजे थे, उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया, मैंने बताया करीब 8-9 साल से 9 साल से हमारा संगठन बना हुआ है, ये चीज समस्याओं के हम लगातार लड़ रहे हैं। उन्होंने मुझे सुझाव मांगे तो मैंने सुझाव दिया कि भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, क्योंकि कब विज्ञप्ति जारी होगी, कब परीक्षा होगी, कम से कम बेरोजगार को पता हो, वो तैयारी कर सके। मैंने उदाहरण दिया पटवारी का कि 16 लाख बेरोजगार जो है आज इंतजार कर रहे हैं कि मैं रीट की तैयारी करूं, पटवारी करूं। कई लोग मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, कई लोग कोचिंग करते हैं। ऐसे में असमंजस की स्थिति में पटवारी की एग्जाम कब होगी, कम से कम उसको पता चले कि इस तारीख को एग्जाम होगा, उसका वो लक्ष्य निर्धारित करे, तैयारी निर्धारित करे। ये चीज मैंने मजबूती से पटवारी के एग्जाम का उदाहरण देते हुए मैंने बात की। भर्ती परीक्षा को कैलेंडर जारी हो, यूपीएससी की तर्ज पर भर्ती परीक्षाओं की प्रणाली हो, ये बात भी मैंने मजबूती से उनके सामने रखी। एक चीज मैंने उनके सामने ये भी रखी कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। मैंने 2 उदाहरण दिए कि अधिकारियों की, क्योंकि वो भी अधिकारी और भी कार्यवाहक के भी अधिकारी शामिल थे, तो लापरवाही कई अधिकारियों के द्वारा होती है, ऐसे नहीं कार्यवाहक के द्वारा है, और भी जो संबंधित विभाग के अधिकारी। मैंने 2 उदाहरण दिए उनके सामने। पहला उदाहरण मैंने दिया रीट शिक्षक भर्ती 2016 का, जो देख लीजिए कोई तकनीकी खामी नहीं आएगी एक बार। मैंने उदाहरण दिया रीट 2016 का कि 927 पदों पर वो साइंस मैथ के वैकेंसी आई, तो उसमें केवल बहुत कम पद बने गए। आज भी 877 पद मूल पद खाली है, वही 826 अंग्रेजी में खाली है। केवल अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज वो लोग भटक रहे हैं, क्योंकि उनमें अधिकारियों की कमियां थी। मैंने एक एक चीज बताई कि कोर्ट में मामला गया, कब निस्तारण, सारी चीजें बताई कि इसमें बेरोजगार की कहां कमी है, उनके सामने बात रखी। दूसरा उदाहरण दिया मैंने प्रयोगशाला सहायक चिकित्सा विभाग का दिया उदाहरण कि इसमें अधिकारियों ने जानबूझकर इस फाइल को रोका 1534, जिन्होंने कोरोना काल में प्रदेश के जनता को बचाने का काम किया। और उसमें क्या लिखा गया, एजी से राय ली गई रेडियोग्राफर भर्ती के जजमेंट को लेकर, भर्ती है प्रयोगशाला सहायक, और जान वो कहा कि इसमें फर्जी अनुभव आए। मैं साहब उनको जेल में डाल दीजिए, बाहर कर दीजिए। जब भर्ती सही है, जो इसे एग्जाम देने वाले सही है, जो गलत है उसको मुकदमा दर्ज करिए। क्या मतलब है, आप बताइए इसमें विभागीय लापरवाही है कि नहीं है, वो मानते हैं। तो 2 भर्तियों को उदाहरण देकर मैंने कहा अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए कि जानबूझकर अधिकारियों की लापरवाही की सजा बेरोजगार भुगते। आज सुप्रीम कोर्ट में 826 जो उर्मिला देवी का जो अंग्रेजी वाला है वो लटक रहे हैं, साइंस मैथ वाला लटक रहे हैं, संस्कृत विभाग वाला लटक रहे हैं। हालांकि मैंने गेरा साहब को भी कहा, साहब मामला आपके पास है, इसका जल्द से जल्द संज्ञान लेकर निस्तारण के। तो गेरा साहब ने मीटिंग में उनको नोट किया जो चीज उनको समझ में आ रही थी, मैं सुझाव दे रहा था, वो नोट कर रहे थे वहां। तो उन्होंने कहा जल्द से जल्द निस्तारण करने का उन्होंने आश्वासन दिया। साथियों, सुप्रीम कोर्ट से एसएलबी का मामला अब मैं मजबूती से लगातार उठा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी थी, आज ही बात रखी थी। लोग मुझे पता है कि पीड़ित है, लेकिन मैं कुछ समय से ही आपकी बात उठा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा जिस प्रकार 2018 के 3500
बेरोजगारों को खुशियां मिले, आपको खुशियां मिले, मैं पूरी ताकत के साथ आपकी बात रखूंगा। लेकिन जो आज के लोगों के अब कमेंट आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लंबित भर्तियां एनएम, जीएनएम, पंचायत राज, एलडीसी, तमाम जो भर्तियों को लेकर, नई भर्तियों को लेकर, टेक्निकल हेल्पर, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, नई स्कूल व्याख्याता, इन सबको लेकर आ रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये केवल भर्तियों के सुझावों के लिए मुझे बुलाया गया कि कोई अच्छे खुशियां मिले, आपको खुशियां मिले, मैं पूरी ताकत के साथ आपकी बात रखूंगा। लेकिन जो आज के लोगों के अब कमेंट आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लंबित भर्तियां एनएम, जीएनएम, पंचायत राज, एलडीसी, तमाम जो भर्तियों को लेकर, नई भर्तियों को लेकर, टेक्निकल हेल्पर, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, नई स्कूल व्याख्याता, इन सबको लेकर आ रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये केवल भर्तियों के सुझावों के लिए मुझे बुलाया गया कि कोई अच्छे सुझाव हो तो बताओ कि भर्तियां समय पर कैसे पूरी हो, क्या क्या सुझाव है। साथियों मैंने दो उदाहरण और दिए, एक सहाड़ा का, एक सुजानगढ़ का। सहाड़ा का जो राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के, वो 1600 पदों के लिए वहां अनशन पे बैठे हैं, मेरे प्रत्याशी के घर के बाहर बैठे हैं। मैंने उदाहरण दिया मैंने सुजानगढ़ का जो 14% स्कूल व्याख्याता भर्ती में पद वापस जुड़ाने की मांग कर लेकर बैठे हैं। दोनों उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि साहब, एक तो जो बेरोजगार पीड़ित है, संबंधित भर्ती का जो बेरोजगार है, किसी भी भर्ती से, उनको उनकी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। तो वहां एक सदस्य, उनका नाम तो नहीं जानता मैं, अध्यक्ष के अलावा 4-5 सदस्य और भी थे, उन्होंने पूछा बताओ कैसे समस्या का निस्तारण हो सकता है। मैंने बताया कि संबंधित डिपार्टमेंट हो, एक लीगल का आपका अधिकारी हो, आपकी कमेटी हो, और आप जारी कर दीजिए इस भर्ती जो समस्या आ रही है, इस भर्ती के 2 लोगों को बुलाया जाता है। तो उनको बुलाकर उनकी समस्या जानिए। आपको लगता है उनकी मांग जायज नहीं है, उनकी मांग गलत है, अनलीगल है, तो कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करिए, जिससे न तो वो कोर्ट में जाएगा, न धरना प्रदर्शन करेगा, न हंगामा करेगा, कम से कम संतुष्ट होकर दूसरी तैयारी तो करेगा। आज वो कोर्ट में जा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, पागलों जैसे घूम रहा है, एक पागलों जैसी स्थिति हो चुकी है। आज उनकी जो यथा स्थिति देखी जाए, कैसी